हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 वार्षिक संख्याओं का नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अगर एक भाज्य संख्या 210 ली जाए और उसके गुणनखंड किए जाए तो 210 को 2 से हमने भाग किया 105, 105 को 3 से किया 35, 35 को 5 से किया 7 और 7 एकम 7। तो 210 के जो अभाज्य गुणनखंड बने वो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब यदि इस क्रम को 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 के क्रम को बदलकर 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिखा जाए या 5 गुना 3 गुना 2 गुना 7 लिखा जाए तो ये क्रम और ये क्रम दोनों सेम ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि गुणा करके ये जो प्राइम फैक्टर्स है इसके अभाज्य गुणनखंड है वो गुणा करने पर 210 ही आएगा। तो अगर प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, लेकिन जो ये अभाज्य गुणनखंड है अगर हम इसके क्रम को ना देखें, जो हमने ये क्रम चेंज किया इसको ना देखें, इसको इग्नोर कर दें तो इसका सॉल्यूशन जो इसका हल होगा वो अद्वितीय होगा। तो अगर हम इस क्रम को इग्नोर करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड जो है वो इसका 210 का भाज्य गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो अद्वितीय होंगे। चैप्टर 1 का उदाहरण 5, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता हो। तो n का वह मान हमें निकालना है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे माने यदि हमें पता है कि यदि n के किसी मान के लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त होता है तो वह 5 से विभाज्य होगा क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 तो 5 से भाग हो जाता है, अर्थात 4 की घात n का एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 की घात n के गुणनखंड करते हैं तो 4 की गुणनखंड 2 की घात 2 हो गया, 2 की घात 2n आ गए। यहाँ से यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही है। इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 की घात n के गुणनखंडों में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य संख्या नहीं है।
अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। समझ आ गया सबको? ये एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 6 है, जिसमें कहा गया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, एक 6 और एक 20। तो सबसे पहले इन संख्याओं के हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, ऐसे 20 के 10 पे जाएगा। 20 के हमने गुणनखंड कर लिए। तो 6 के जो गुणनखंड बने वो बने हैं 2 गुणा 3 अभाज्य गुणनखंड। तो 2 एक बार है तो 2 की घात 1, 3 भी एक बार है 3 की घात 1। ऐसे ही 20 को ले लेंगे, 2 की घात 2, 5 की घात 1। ठीक है। अब इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? जो ये अभाज्य गुणनखंड है इनमें जो कॉमन है उभयनिष्ठ, उनमें जो सबसे छोटी घात वाला संख्या होगी वो उसका एचसीएफ होगा। यानी उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी घात वाली संख्या। तो यहाँ पर अगर हम एचसीएफ देखें 6 और 20 का, तो दोनों में कॉमन है 2 और सबसे छोटी घात है 1। तो ये इसका एचसीएफ हो गया। 2 की घात 1 2 हो गया। तो 6 और 20 का एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम क्या होता है? इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात वाली संख्या। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 5, इसमें इन दोनों में 3 अभाज्य संख्या है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो अगर हम एलसीएम निकालें 6 और 20 का, तो सबसे बड़ी घात, तो जो पहला हमारा अभाज्य गुणनखंड है 2 की सबसे बड़ी घात है 2, तो 2 की घात 2 वाला नंबर ले लेंगे। फिर उसके बाद 3 की घात 1, फिर 5 की घात 1। प्रत्येक अभाज्य संख्या लेनी है हमने इसमें। तो क्या 4 गुणा 3 गुणा 5, क्या आ गया 60। अब एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 60। हमारी संख्याएं थी 6 और 20। अगर हम इन संख्याओं को गुणा करें तो हमारे पास 120 आ जाएगा। और एचसीएफ और एलसीएम को भी गुणा करके देखें। एचसीएफ था 2, एलसीएम था 60, तो ये 120 आ गया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है। उदाहरण नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले तो हम दो संख्याएं में 96 और 404 दोनों का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से गया ये आ गया 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, 6 पर जाएगा। तो ये इसके
अभाज्य गुणनखंड होगा। इसी तरह से 404 के भी कर लेंगे। 2 से करेंगे तो 202 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 101। अब 101 सिर्फ 101 से ही जाएगा। 404 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब यहाँ पर है 96 के जो हमारे गुणनखंड बने, 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 गुणा 3 1 12, 3 की घात 1। और 404 के बने हमारे पास 2 2 बार आया है और 101 की घात 1। अब हमने इसका HCF निकालना है दोनों का। HCF क्या होगा, 96 और 404 का। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी वो उसका HCF होगा। तो उभयनिष्ठ क्या है, इसमें कौन सा नंबर है, उभयनिष्ठ है 2, दोनों में 2 कॉमन है। और सबसे छोटी घात वाला कौन सा है, 2 वाला। तो 2 की घात 2 यानी कि 4 इसका HCF हो गया। अब इसका LCM भी हमें निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास, 2 संख्याएं हैं 96 और 404। HCF है 4, LCM हमें निकालना है। तो HCF 4 इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के नीचे आ जाएगा। हम इसको काट देंगे तो 96 और 101 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696, ये LCM आ गया। अब आ जाइए, नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, उदाहरण नंबर 8 है। इसमें कहा गया है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम मेथड है जैसे हमने ऊपर किया। 3 संख्याएं हैं 6, 72, 120, तीनों का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 और 3 आ गया, इधर से करेंगे 72 का, 2 से करेंगे 36 आया, फिर 2 से किया 18, 2 से किया फिर 9 आया, 3 3 9, 3 एकम 3। अब 120 के कर लेते हैं। 2 से किया 60, फिर 2 से किया 30, फिर 2 से किया 15, फिर 3 से 5, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब 6 के गुणनखंड बने 2 की घात 1, 3 की घात 1। 72 के बने हैं 2 की घात 3, 3 की घात 2, 2 3 बार आया, 3 2 बार आया। अब 120 के लिख लेते हैं। 120 के हमारे अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब HCF निकालेंगे हम 3 संख्याओं का, 6 का, 72 का और 120 का। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी घात, तो उभयनिष्ठ कौन क्या क्या नंबर है इसमें, इन तीनों में 2 है और तीनों में 3 भी है। तो सबसे छोटी घात यहाँ पर 2 की घात 1 हो गई और 3 में सबसे छोटी घात 3 की घात 1 हो गई। तो हमारा ये आ गया 2 गुणा 3 6। ठीक है, अब इसी का LCM ले लेते हैं। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी वाली घात, तो पहला अभाज्य गुणनखंड 2 है, उसकी घात है सबसे बड़ी 3, फिर है 3, 3 की सबसे बड़ी घात है 2 और अगला अभाज्य गुणनखंड है 5, 5 की घात 1, ये 8 9 और 5। तो इसको हम गुणा करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 360। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी थी, तो क्या 3 संख्याओं का गुणनफल भी HCF और LCM के बराबर होता है, ये देख लेते हैं हम। हमारे पास 3 संख्या थी, 3 को हमने गुणनफल किया, तो जब हमने इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 51,840
और जब इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करें, एलसीएम था हमारे पास 360 और एचसीएफ था 6, सो गुणा किया तो हमारे पास आ गया 2160। तो क्या है, दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। तो तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, समझ आ गया?